एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। वीकली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 31 मई से लेकर 6 जून 2021 तक जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे उन सभी को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही इससे संबंधित उन महत्वपूर्ण तथ्यों को भी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो बने रहे वीडियो का अंत तक, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें सो दैट अगर कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई वीडियो मिस ना करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सेज पोर्टल का विकास किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? आपके पास ऑप्शन है ए गृह मंत्रालय, बी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सी रेल मंत्रालय एंड डी स्वास्थ्य मंत्रालय। अगर हम सेज की बात करें तो सेज का फुल फॉर्म होता है, आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि सेज का फुल फॉर्म क्या होता है, तब प्रश्न आपको आसानी से बन जाएगा। सेज का मतलब होता है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। तो जैसा कि आपको पता चला कि सेज का मतलब होता है एस फॉर सीनियर केयर एंड ए फॉर एजिंग, जी फॉर ग्रोथ, ई फॉर इंजन। तो इस जो पोर्टल का निर्माण किया गया है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अब आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को भी देख लेते हैं। यह पोर्टल विश्वसनीय स्टार्टअप द्वारा बुजुर्गों की देखभाल संबंधी उत्पादों और सेवाओं के लिए वन स्टॉप केंद्र के रूप में कार्य करेगा। सेज के तहत चुने गए स्टार्टअप स्वास्थ्य, यात्रा, वित्त, कानूनी, आवास, भोजन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बुजुर्ग व्यक्तियों को नए अभिनव उत्पाद और सेवाएं प्रदान करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इस योजना के लिए एक सूत्रधार के रूप में कार्य करेगा। तो इतना इस प्रश्न से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न बेलग्रेड ओपन का खिताब किसने जीता है? आपके पास ऑप्शन है ए नोवाक जोकोविच, बी एलेक्स मोल्कन, सी रोजर फेडरर एंड डी राफेल नडाल। हाल ही में संपन्न हुए बेलग्रेड ओपन का खिताब नोवाक जोकोविच ने एलेक्स मोल्कन को हराकर जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत नींबू उत्पादन में विश्व का कौन स्थान रखता है? अर्थात भारत का क्या पोजीशन है नींबू के उत्पादन में? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा एंड डी चौथा। आपको मैं बता दूं कि सिट्रस फलों फ्रूट्स के उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो पहला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण, हम बागवानी फसलों की बात करें तो बागवानी फसलों में भारत का विश्व में दूसरा स्थान आता है, अर्थात दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत केला, आम, अनार, चीकू, नींबू और आंवला जैसे फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। फल उत्पादन में शीर्ष राज्यों की अगर हम बात करें तो फल उत्पादन में शीर्ष राज्य में नंबर 1 पर आता है आंध्र प्रदेश, नंबर 2 पे महाराष्ट्र और नंबर 3 पे उत्तर प्रदेश। वहीं अगर सब्जी उत्पादन में शीर्ष स्थान की बात करें तो सब्जी उत्पादन में नंबर 1 पर है पश्चिम बंगाल, नंबर 2 पर है उत्तर प्रदेश और नंबर 3 पर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अर्थात नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है ए न्यायमूर्ति राजीव कुमार, बी न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, सी न्यायमूर्ति विक्रम बत्रा एंड डी न्यायमूर्ति जे.एस. पाटिल। हाल ही में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष के रूप में रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा की अपॉइंटमेंट किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। अगर हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें तो इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को एक संवैधानिक निकाय अर्थात स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में हुआ था। अगर यूं कहें तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक संवैधानिक निकाय नहीं है। यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत। तो आपको ध्यान रखना है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक संवैधानिक निकाय नहीं है बल्कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अर्थात वैधानिक निकाय है, जिसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसे दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है। यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। तो इतना इस न्यूज से आपको याद रखना है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से। अगला प्रश्न है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2020-21 में सबसे खराब प्रदर्शन किस राज्य का रहा? आपके पास ऑप्शन है ए झारखंड, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। हाल ही में जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2020-21 में सबसे खराब प्रदर्शन जो रहा वो बिहार का रहा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार।
एक नज़र देख लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स में स्टेट्स का क्या क्या पोजीशन रहा। तो टॉप की अगर बात करें तो सबसे ऊपर में केरला था, उसके बाद हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु का नंबर 2 पर ज्वाइंट रूप से हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु था। वहीं नंबर 3 पर आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका और उत्तराखंड था। जो सबसे टॉप में था वो 75 पॉइंट लेकर केरला था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स 2020-21 पर स्पेशल वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। यदि अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देखें। अगर वहीं हम बॉटम राज्यों की बात करें तो बॉटम में सबसे जो निचला पैदान पर है वो है बिहार, उसके बाद झारखंड का पोजीशन आता है, उसके बाद असम का आता है और उसके बाद आता है अरुणाचल और मेघालय का। तो आपको ये टॉप बॉटम 3 एंड टॉप 3 को याद रखना है। टॉप 3 में आता है केरल, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, फिर उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका और उत्तराखंड का। वहीं बॉटम राज्यों में अगर हम बात करें तो सबसे बॉटम में है बिहार, उससे अच्छा पोजीशन पर है झारखंड, उससे अच्छे पोजीशन पर है असम। तो इतना आपको इस न्यूज़ से याद रखना है। दूसरी चीज़ जो आपको याद रखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने वाली महिला, मतलब माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने का जो रिकॉर्ड जिस महिला ने बनाया है उसका नाम आपको बताना है। ए सांग इन संग, बी डी शेरपा, सी पीएन जोशी, डी प्रियंका मित्तल। देखिए, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ने का जो रिकॉर्ड जिस महिला ने बनाया है वो है हांगकांग के सोंग इन संग। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सोंग इन संग। और ये कहाँ की रहने वाली है? ये रहने वाली है हांगकांग के और इन्होंने 25 घंटे 50 मिनट में यह रिकॉर्ड बनाया है, अर्थात 25 घंटे 50 मिनट में माउंट एवरेस्ट, जिसका ऊंचाई क्या है 8,848 मीटर है, उस पर चढ़ने का रिकॉर्ड बना लिया है। अगर हम माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ अन्य तथ्यों की बात करें तो माउंट एवरेस्ट, जैसा कि आपको मालूम है कि इंटरनेशनल एवरेस्ट डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो 29 मई को मनाया जाता है। पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले इंसान कौन थे, तो वो थे नेपाल के तेंजिंग नॉर्वे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, जिन्होंने 1953 में 29 मई को ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया था और यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले इंसान बन गए थे। माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम है सागरमाथा। वहीं तिब्बती नाम की अगर हम बात करें तो इसका तिब्बती नाम है चोमोलुंगमा। क्या है? चोमोलुंगमा। नेपाल के प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली और नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और नेपाल का मुद्रा है नेपाली रुपया। तो इतना इस प्रश्न से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 मई को, बी 5 जून को, सी 3 जून को, डी 15 मार्च को। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5 जून। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने हाल ही में किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? ए शिवाजी भोसले सहकारी बैंक, बी गोवा शहरी सहकारी बैंक, सी मुंबई शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड एंड डी माधवपुर सहकारी बैंक। देखिए, हाल ही में आरबीआई ने आरबीआई एक्ट 1949 के तहत शिवाजी भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए शिवाजी भोसले सहकारी बैंक। अगला प्रश्न है, नौसेना उपप्रमुख के रूप में इनमें से कौन पदभार ग्रहण किए हैं? आपके पास ऑप्शन है ए वाइस एडमिरल नवनीत सिंह, बी वाइस एडमिरल रवनीत सिंह, सी वाइस एडमिरल विनीत सिंह एंड डी वाइस एडमिरल एस.के. देओल। हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख के रूप में वाइस एडमिरल रवनीत सिंह ने पदभार ग्रहण किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी वाइस एडमिरल रवनीत सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? अभी देखिए, दुबई में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया था और उसमें संजीत कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए संजीत कुमार। ये हैं संजीत कुमार और इन्होंने दुबई में 2021 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है और इन्होंने फाइनल मुकाबले में रियो ओलंपिक 2016 के रजत पदक विजेता जो कि कजाकिस्तान के रहने वाले हैं वैसली लेवित को हराया है। तो आपको याद रखना है कि संजीत कुमार भारत की ओर से
एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। और ये हैं किरण रिजिजू जो खेल मंत्री हैं, और इनका भी नाम आपको कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एमबीटैक का विकास इनमें से किसने किया है? आपके पास ऑप्शन है ए आईआईटी रोपड़, बी आईआईटी पटना, सी आईआईटी कानपुर एंड डी आईआईटी मुंबई। भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एमबीटैक का विकास आईआईटी रोपड़ के द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए आईआईटी रोपड़। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। अगर हम एमबीटैक के बारे में बात करें तो यह एक यूएसबी डिवाइस की तरह आकार दिया गया है इसका, और एमबीटैक लगातार अपने आसपास के तापमान को -40 डिग्री से लेकर के +80 डिग्री तक किसी भी समय क्षेत्र में पूरे 90 दिनों के लिए एक बार चार्ज करने पर रिकॉर्ड करता रहता है। अर्थात यह जो रिकॉर्ड है, आपको टेम्परेचर का जो रिकॉर्ड है वो -40 से लेकर के +80 डिग्री तक करेगा, और एक बार चार्ज होने के बाद यह 90 दिनों तक यह रिकॉर्ड करते रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध अधिकांश सामान्य उपकरण केवल 30 से 60 दिनों की अवधि के लिए डेटा रिकॉर्ड करते हैं। अगला प्रश्न है, इजराइल के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में इजराइल के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, उसका नाम आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए इसाक हरजोंग, बी रूबेन रिवलिन, सी बेंजामिन नेतन्याहू एंड डी अल सईद। अभी हाल ही में इजराइल के राष्ट्रपति के रूप में इसाक हरजोंग को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसाक हरजोंग। अब इजराइल न्यूज में है तो इसे देख लेते हैं मैप पर। यह है इजराइल, और इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, और इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और इजराइल की मुद्रा है इजरायली शकेल। अभी हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कॉन्फ्लिक्ट जब हुआ था तब भी यह देश चर्चा में था। अगला प्रश्न है, WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है ए डॉक्टर पैट्रिक अमोथ, बी डॉक्टर हर्षवर्धन, सी बीएन थॉनलोंग एंड डी डॉक्टर फैसल सुल्तान। अभी हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन के स्थान पर WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में केन्या के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पैट्रिक अमोथ को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। तो आइए थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं इस न्यूज़ को। केन्या के स्वास्थ्य मंत्री के कार्यवाहक महानिदेशक डॉक्टर पैट्रिक अमोथ को 1 वर्ष की अवधि के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह घोषणा 2 जून 2021 को WHO के कार्यकारी बोर्ड के 149वें सत्र के दौरान निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया है। अगर हम WHO की बात करें तो WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। वहीं इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगर केन्या की बात करें तो केन्या की राजधानी ये है केन्या, मैप में आप इसे देख सकते हैं। केन्या की राजधानी है नैरोबी। केन्या का मुद्रा है केन्याई शिलिंग, और केन्या के राष्ट्रपति हैं उहुरु केन्याटा। तो इतना आपको इस प्रश्न से याद रखना है। अगला प्रश्न है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ है? अर्थात NGT का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय आपको बताना है कि कहाँ है। आपके पास ऑप्शन है ए मुंबई, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, डी जयपुर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। आइए थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में, क्योंकि एनवायरमेंट सेक्शन के अंतर्गत NGT से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। अब चूंकि चर्चा में यह क्यों था यह प्रश्न, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गुजरात के विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी दे दी है और इसलिए यह चर्चा में था। NGT के वर्तमान अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल, और NGT के मुख्यालय है नई दिल्ली में। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, और गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। NGT की स्थापना की बात करें तो NGT की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को NGT एक्ट 2010 के तहत की गई थी। NGT की स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण अर्थात स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया था। इससे पहले केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही ऐसी निकाय की स्थापना की व्यवस्था थी। NGT
जो है एनवायरनमेंट से संबंधित किसी भी मुद्दे की सुनवाई करता है। तो इतना आपको इस प्रश्न से याद रखना है। यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी, पीसीएस या एसएससी का भी एग्जाम दे रहे हो, तब भी यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अर्थात यह टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? आपके पास ऑप्शन है ए एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, बी एयर मार्शल विक्रम सिंह राठौर, सी एयर मार्शल राजीव दयाल एंड डी एयर मार्शल राजेश कुमार। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में एयर मार्शल विवेक राम चौधरी ने पदभार ग्रहण किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को वायुसेना मुख्यालय में नया उप वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है और भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के चीफ हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। तो इतना इस प्रश्न से आपको याद रखना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले संडे को सुबह 8 बजे। धन्यवाद।